नमस्कार दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह मामले में पूर्व नौकरशाह और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने पीएम मोदी से इन गतिविधियों को रोकने और हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह भारत की सभ्यतागत विरासत पर वैचारिक हमला है। यह एक समावेशी देश के विचार को विकृत करता है। पत्र में कहा गया है कि पीएम मोदी अकेले इसे रोक सकते हैं। पूर्व नौकरशाहों ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं शताब्दी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वार्षिक उर्स के अवसर पर चादर भेज चुके हैं। दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वार कुरैशी, पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जिमरुद्दीन शाह और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीर गुप्ता समेत लगभग आधा दर्जन पूर्व नौकरशाह और राजनयिकों ने 29 नवंबर को प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अदालत भी ऐसी मांगों पर यह भी कहा कि यह अकल्पनीय लगता है कि एक स्थानीय अदालत 12वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वेक्षण का आदेश दे। यह दरगाह एशिया में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक, जिन्हें हमारी समन्वयकारी और बहुलवादी परंपराओं पर गर्व है। आज की दूसरी बड़ी खबर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर के राजीव गांधी नगर थाने में जाट समाज विकास संस्थान की ओर से जबरन महापंचायत बुलाने और वसूली करने के आरोपी को लेकर मामला दर्ज करवाया गया। इसमें संपत पूनिया, अशोक गोदारा उसके साथियों पर आरोप लगाए गए। थाने में दी रिपोर्ट में जाट समाज विकास संस्था अरुण जरना मोकलावास के सदस्य मोहनलाल जाट ने बताया कि संपत पूनिया, अशोक गोदारा, लोवावट और उसके साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से बार बार जाट महापंचायत करने की अपील कर लोगों को डरा रहे हैं। महापंचायत के नाम पर पैसे भी मांग रहे थे। पैसे नहीं देने पर बदनाम करने और मारपीट करने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, संस्थान में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया। इसकी वजह से समाज में आपसी झगड़े भी हो सकते हैं। इसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया। बता दें कि क्योंसर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद मूंचो वाले बयान और हनुमान बेनीवाल टिप्पणियों को लेकर उनके समर्थकों ने 1 दिसंबर को अन्ना जरना मोकलावास में महापंचायत का ऐलान किया था। इसको लेकर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी छपवाए गए थे। महापंचायत के ऐलान के बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। हालांकि अन्ना जरना में महापंचायत के लिए आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद पूनियों की प्यऊ में बैठक की गई। वहीं अब इसको लेकर अन्ना जरना के जाट समाज विकास संस्थान की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। आज की तीसरी बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात फेगल भारी तबाही मचा रहा है। हवा और बारिश इतनी जोरदार हो रही है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सोशल मीडिया पर फेगल तूफान से जुड़े चौंकाने वाले वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इस तूफान के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। फेगल तूफान के चलते तमिलनाडु, पुदुचेरी के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं तूफान का असर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। ताजा वीडियो कृष्णगिरी जिले का है, जहां भारी बारिश के कारण उदगराई बस स्टैंड के पास वानीबाड़ी सड़क पर बस से झील में बह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान की राजनीति में चर्चा में रहने वाले आदिवासी सांसद राजकुमार रोहत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान राजकुमार रोहत तो बाल बाल बच गए, लेकिन एक बाइक सवार भी चोटिल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं राजकुमार रोहत ने वीडियो जारी कर कहा कि वे सुरक्षित हैं और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोहत रविवार को अपने स्टाफ के साथ रतलाम जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। रतलाम के कुंडा गांव में एक बाइक सवार के अचानक सामने आ जाने से ड्राइवर ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, जिसमें गाड़ी खाई में उतारी गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान सांसद राजकुमार रोहत अन्य स्टाफ भी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद राजकुमार रोहत के समर्थकों में भी चिंता बढ़ गई और वे सांसद के सुरक्षित होने की प्रार्थना करने लगे। उसके बाद राजकुमार रोहत ने वीडियो जारी कर कहा कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई खाई में। बाइक सवार भी चोटिल हुआ, जिसने उन्हें खुद प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। आज की पांचवी बड़ी खबर, कल से दिसंबर माह का पहला दिन शुरू होने जा रहा है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञानियों ने माना है कि 3-4 दिसंबर से राजस्थान मौसम में कुछ बदलाव आएगा। प्रदेश में उत्तरी हवा चलने शुरू हो सकती है। इसमें राजस्थान के तापमान में गिरावट होगी। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक आने की संभावना है। तापमान में आने वाले इस गिरावट से कड़ाके ठंड का आगाज हो सकता है। राजस्थान में 1, 2, 3, 4 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा? वैसे मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि दिसंबर के इन 4 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। आज की छठी बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी अगले साल जनवरी में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। फरवरी में चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आप कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ लड़े थे। हालांकि इसमें दोनों पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवार को लेकर समझौता नहीं हो सका।
इसके बाद दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे। केजरीवाल ने शनिवार को अपने ऊपर पद यात्रा के दौरान पानी फेंकने जाने की घटना के लिए भी बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश देंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला करवा दिया। आज की सातवीं बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और मोटिवेशनल स्पीकर अवैध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अवैध ओझा को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्राथमिक सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश में गोंडा के रहने वाले अवैध ओझा दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अवैध ओझा ने कहा शिक्षा के विकास का उद्देश्य लेकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर छोड़ा। ओझा ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। दुनिया में जितने भी देश मान हुए उनकी पृष्ठभूमि में शिक्षा का योगदान रहा। उन्होंने कहा, मैं अपनी राजनीति पारी की शुरुआत पर ये बात साझा करना चाहता हूं कि जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा और राजनीति को चुनना हो तो मैं शिक्षा को चुनूंगा, ऐसा ही उद्देश्य मेरा भी है। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य है। अवैध ओझा से पूछा गया कि क्या वे विधानसभा को चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।